हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीना पुरोहित। कल हमने न्यू डार्विनिज्म थ्योरी को स्टार्ट किया था, जिसे हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं। और यह जो है डार्विन और डी वेरिस की जो थ्योरी है उनका एक रिकंसाइलेशन है। इस थ्योरी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन दिया था वो साइंटिस्ट है हक्सले, R.A. फिशर, G.L. स्टेबिन एक्सेट्रा। न्यू डार्विनिज्म की जो थ्योरी थी उसके अंदर 4 फैक्टर्स थे जो प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन को समझाते हैं। पहला था जेनेटिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, स्पेशिएशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। लास्ट वीडियो में हमने न्यू डार्विनिज्म के 2 पॉइंट समझाए थे, जेनेटिक वेरिएशंस और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आज हम समझेंगे नेचुरल सिलेक्शन और स्पेशिएशन। डार्विन की जो थ्योरी थी उनका एक मेन पॉइंट था नेचुरल सिलेक्शन। जब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जब चलता है तो उस स्ट्रगल के अंदर जो इंडिविजुअल्स के पास जिनके पास फेवरेबल वेरिएशन होते हैं, मतलब जो कोई भी इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, वे ज़्यादा अच्छे से सरवाइव करते हैं इन कंपैरिजन टू जो अनफेवरेबल या वेरिएशंस को सहन नहीं कर पाते। मतलब वही सरवाइव कर सकता है जो उस कंडीशन में अपने आप को मैनेज कर सके। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि जब सिवियर ड्राउट या सूखा पड़ता है तो प्लांट्स जिनके पास जो मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े तो उनका जो वाटर लॉस है वह कम से कम हो, जिसके कारण वह दूसरे प्लांट्स के कंपैरिजन में अपने आप को सरवाइव कर सके, जिसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। और जैसे कोई फास्ट रनिंग रैबिट है तो जब कोई उसे फॉक्स चेज करे और अगर वो सरवाइव कर जाए इन कंपैरिजन टू द स्लोअर रैबिट, तो वह भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं कि जब कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है स्ट्रगल करता है एग्जिस्टेंस के लिए, तो जो अनफिट होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं और जो फिट होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन जो है उसका रियल जो मीनिंग है वो होता है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। यह एक पीसफुल प्रोसेस है और डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ऐसे कि कुछ मेंबर्स जो पॉपुलेशन के हैं उनके पास ऐसे जीन्स होते हैं जिनके कारण वह ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और हायर रेट पे करते हैं और ऐसे सर्वाइविंग ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन तक भी सर्वाइव कर सकें। Those that produce more viable offspring contribute a proportionately greater percentage of genes to the gene pool of the next generation than those that produce fewer offspring. ऐसे members population के जो अपने आप को grow कर पाते हैं, reproduce कर पाते हैं, ऐसे viable offspring देते हैं जो कि जिनका जीन पूल के अंदर जीन का परसेंटेज बढ़ता चला जाता है और नेक्स्ट जनरेशन भी उनकी सर्वाइव करती है इन कंपैरिजन टू उनके जो कम ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन कंटिन्यू करे कि ऐसे इंडिविजुअल जो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, जो जीन पूल को बढ़ाते रहें, और जो कम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, ऐसा डिफरेंस चलता रहा बहुत जनरेशन तक, तो जीन्स ऑफ द इंडिविजुअल विच प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग, तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं उनके जीन्स जो रहेंगे वो प्रीडोमिनेंट हो जाएंगे जीन पूल में। इस कारण से क्या होता है कि पॉपुलेशन की जीन फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। बेस्ट अडेप्टेड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द जीन पूल। विच इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस मोर सर्वाइविंग ऑफस्प्रिंग देन द अदर्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि ज़्यादा सर्वाइविंग ऑफस्प्रिंग देते हैं दूसरों के कंपैरिजन में। तो ऐसे इंडिविजुअल जो अपने आप को एनवायरनमेंट पर अडेप्ट कर सके और जिनके अंदर अगर म्यूटेशन हो और वह बेनिफिशियल हो और अडेप्टिव हो, तो उनके यंग वंस के अंदर सर्वाइव करने की चांसेस ज़्यादा होती है। वेल अडेप्टेड इंडिविजुअल यानी कि जो इंडिविजुअल एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सके वह हेल्दियर होते हैं, वह फूड को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उनको मीटिंग के लिए
मेट भी आराम से मिल जाएगा और वह अपने ऑफस्प्रिंग की भी देखभाल अच्छे से कर सकेंगे। इसलिए जो इंडिविजुअल्स अपने आप को किसी भी एनवायरनमेंट में अडप्ट कर सके वे जीन पूल को बढ़ाने में सहायक होते हैं। It should be noted that natural selection does not operate on the phenotype of single gene but rather on the phenotypic effect of the entire genotype. नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वह केवल एक जीन के फिनोटाइप पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन कोई भी फिनोटाइप जो है उसका इफेक्ट या उसके जीनोटाइप के कारण होता है। तो एंटायर जीनोटाइप जो है वो फिनोटाइप को अफेक्ट करता है। The animals and plants whose sum total of traits gives them some advantage over others survive and produce next generation। जिस एनिमल या प्लांट्स का जो है सम टोटल है उन ट्रेट्स का वह और सरवाइव करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं, जो अडप्ट कर सकते हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया जाता है जो अडप्ट कर सके और नेक्स्ट जनरेशन में अच्छे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। ऐसे ही कैरेक्टर्स जो हैं नेक्स्ट जनरेशन में पास किए जाते हैं और उन्हीं को हम नेचुरली सिलेक्टेड कैरेक्टर्स कहते हैं। Survival of the organism to the reproductive age and their selection for mating are important factors which result in differential reproduction। Differential reproduction के लिए वे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर सके और मेटिंग कर सके और फिर अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके, वही डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। इवोल्यूशन का एग्जाम्पल जो कि नेचुरल सिलेक्शन के कारण होता है वह हम लेंगे हेयर इन एनिमल्स। हेयर की जो लेंथ और डेंसिटी जो है वो जनरली जीन्स के द्वारा डिटरमाइन होती है। कोल्ड विंटर या काफ़ी ठंड के कारण जो होता है कुछ इंडिविजुअल्स जिनके शॉर्ट या स्पार्स हेयर होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं। जिन एनिमल्स के लॉन्गर डेंसर फर होते हैं वह विंटर में सरवाइव कर सकते हैं और स्प्रिंग में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जिन एनिमल्स के लॉन्गर डेंसर फर होते हैं वह ब्रीड करते हैं और अपने जो भी जीनोटाइप्स हैं उनको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं और उन ऑफस्प्रिंग के अंदर ऐसे जीनोटाइप कोड हो जाते हैं जिनका हेयर लॉन्ग होते हैं, फर डेंस होता है और इस तरह से इवोल्यूशन होता है और नेचुरल सिलेक्शन के कारण जो है एनिमल सरवाइव कर सकता है विंटर कंडीशन में। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर जो है जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है और इसे ही हम इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन के अंदर नेचुरल सिलेक्शन एक मेन एजेंट होता है जिसके कारण पॉपुलेशन अपने आप को अडेप्ट कर सकता है जो भी उसका एनवायरनमेंट हो और वह सिलेक्ट होने के बाद वही ऑर्गेनिज्म जो रहता है वह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहलाता है। कहने का मतलब वह है कि जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद अपने आप को उस एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करता है, उसको अडेप्ट करता है, वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहलाता है। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, स्टेबलाइजिंग या बैलेंसिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन और डिसरप्टिव सिलेक्शन। सबसे फर्स्ट स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन या बैलेंसिंग सिचुएशन। जब कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत लंबे पीरियड तक एग्जिस्ट करती है तो एक तरह से एक एवरेज फिनोटाइप ही बनता है जो कि सबसे अडेप्टेबल माना गया है और वह जो है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को कंट्रीब्यूट करता है। ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल्स की एक एवरेज हाइट होती है। कभी कभी होता है कि ज़्यादातर जो होते हैं वो सब एवरेज हाइट के होते हैं या कभी कभी कोई टॉल या कभी कभी काफ़ी शॉर्ट हो जाते हैं, लेकिन जनरली जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है उसमें एवरेज फिनोटाइप जो है वह उसमें हाइट को एक एवरेज माना गया है। जैसे न्यू बॉर्न बेबीज़ का ह्यूमन बींग्स में जो वेट होता है वह 2 पाउंड से लेकर 10 पाउंड तक होता है और जिन बेबीज़ का वेट 7 to 8 पाउंड्स होता है उनके बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल होते हैं। ना इससे कम ना इससे ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन नहीं होती
तो इस तरह से एक बैलेंसिंग सिचुएशन बनी रहती है कि ना तो ज़्यादा एक्सट्रीम होता है और ना ही ज़्यादा लोअर होता है। तो इस तरह से जो है जैसे कि कंपैरिजन ऑफ लेटिमारिया लिविंग फॉसिल्स एंड देयर फॉसिल्स हैव शोन दैट दिस फिश हैज़ चेंज ए वेरी लिटिल। एक फ़िश है लेटिमारिया, उसके जब लिविंग फॉसिल्स को और देखा गया तो इस फ़िश के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं आया है। इसका एक एवरेज फिनोटिपिक कंडीशंस ही पाई गई जो उसको अडेप्टेबल हो गई, और इस तरह से उनका जो सिलेक्शन है वह एक स्टेबलाइज्ड या बैलेंसिंग सिलेक्शन हो चुका है। इसलिए इनका कर्व जो है वह दोनों डायरेक्शंस में नज़र आता है। सिलेक्शन, यह टाइप का जो सिलेक्शन है यह इंडिविजुअल्स के अंदर एक रेगुलर चेंज लाता है एक ही डायरेक्शन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। कहने का मतलब ये है कि कुछ फिनोटाइप्स जो है पॉपुलेशन के अंदर जो हैं वह बेटर अडेप्टेड रहते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस में, और वही सरवाइव होते हैं और वही सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस करते हैं अदर फिनोटाइप्स के कंपैरिजन में। तो जो फिनोटाइप फेवर किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है उसी डायरेक्शन में जो है शिफ्ट हो जाता है। तो जो डायरेक्शनल सिलेक्शन है वह उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा फिनोटाइप फेवर किया गया है, और डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है उसी फिनोटिपिक कैरेक्टर के डायरेक्शन में ही शिफ्ट होता है। कॉमन एग्जांपल जो पहले भी समझाया था, इंडस्ट्रियल मैननिज्म और एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न हॉर्स और पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इन मॉस्किटोज। इज डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन जो है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के अंदर या बैलेंसिंग सिलेक्शन के अंदर एक एवरेज फिनोटाइप रहता है, जबकि डिसरप्टिव सिलेक्शन में एक्सट्रीम एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं और जो इंडिविजुअल अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं उनके पास अडॉप्टेबल फिनोटाइप होते हैं। इसलिए एक ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है वह 2 या 3 अलग अलग सेपरेट ग्रुप्स में जो है वह डिस्टर्ब होता है और बाद में एक नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के अंदर जो इंडिविजुअल हैं उनके पास जो रहता है वह एवरेज फिनोटाइप होता है, और डिस्ट्रप्टिव के अंदर जो है पॉपुलेशन के पास एक्सट्रीम फिनोटाइप्स होते हैं, एक्सट्रीम अडेप्टेबल फिनोटाइप्स होते हैं जिसके कारण वो अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, और इस तरह से 2 से 4 ग्रुप बनते हैं और लास्ट में जाके उनसे एक नई स्पीशीज़ बनती है, और इस नई स्पीशीज़ के बनने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं अडप्टिव रेडिएशन। लेकिन इस टाइप का सिलेक्शन जो होता है वो काफ़ी कम होता है। ब्लैक बैलिड सीड क्रैकर पैरानिटिस ऑस्ट्रिनस जो है, वेस्ट अफ्रीकन फिंच जो है वह डिसरप्टिव का एग्जाम्पल है। कुछ बर्ड्स जो हैं उनके स्मॉल बिल्स होते हैं और कुछ के पास लार्ज बिल्स होते हैं, ताकि वह एक मार्श प्लांट है उसके सीड्स पर वो फीड करती है। द यंग बर्ड्स विथ फिल्स डिफरेंट फ्रॉम दीज टू एक्सट्रीम साइजेस। कुछ यंग बर्ड्स जिनके पास ना छोटे बिल्स होते हैं ना ही लार्ज बिल्स होते हैं वे सर्वाइव नहीं कर सकती, यानी कि जिनके पास मीडियम साइज बिल हो, बिकॉज उनके जो बिल्स हैं वो उनको हेल्प नहीं करते कि वह कोई अवेलेबल फूड सोर्स को फीड कर सके। ग्राफ में आप देख रहे हैं स्टेबलाइजिंग सिचुएशन सिलेक्शन, जिसके अंदर जो है एक एवरेज फिनोटाइप है, और डायरेक्शनल जिसके अंदर जो है जब एक ही रेगुलर चेंज होता है पॉपुलेशन के अंदर और एक ही डायरेक्शन में, यानी कि जो फिनोटाइप्स हैं वह एक ही डायरेक्शन में मिलता है और स्पीशीज़ का इवोल्यूशन जो भी है वह एक ही फिनोटाइप के कारण होता है। तो एक डायरेक्शन में जो कर्व बन रहा है उसे हम कहेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन। डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन जिसके अंदर जो रहता है एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण काफ़ी सारे अडेप्टेबल फिनोटाइप बनते हैं, और ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है जैसे कि ग्रुप्स में आप देख रहे हैं 2 या 3 ग्रुप्स में स्प्रेड हो जाती है और लास्ट में वो एक नई स्पीशीज़ का निर्माण करती है।
नेक्स्ट जो फैक्टर है और लास्ट फैक्टर जो नियो डार्विनिज्म का है वह है स्पेशिएशन। जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती है या कोई एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है और वहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशंस भी अलग होती है, तो एक नई स्पीशीज़ बन जाती है। नई स्पीशीज़ का निर्माण एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ से, उसे ही हम कहते हैं स्पेशिएशन। जब कोई एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है तो या तो पॉपुलेशन वहाँ को उसको अडेप्ट कर सकता है या वह सरवाइव नहीं कर पाता। पॉपुलेशन उस जगह पे अडेप्ट या नए एनवायरमेंटल चेंजेस में अपने आप को तब अडेप्ट करता है जब उसके पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हों या कुछ ऐसे जेनेटिक वेरिएशन हो जिससे वह उस चेंज एनवायरनमेंट में सूट कर सके, और यह जो है यह नेचर के द्वारा सिलेक्ट होता है। जो नए ट्रेट्स या जो नए कैरेक्टर्स हैं वह डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही जो है स्प्रेड होते हैं, और यह जो कैरेक्टर्स हैं कुछ समय बाद ये उस पॉपुलेशन का एक स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है। इसी को हम इवोल्यूशनरी चेंज कहते हैं। जब एक पॉपुलेशन के अंदर काफ़ी सारे जेनेटिक वेरिएशंस या ऐसे चेंज इन कैरेक्टर्स आ जाते हैं तो उस पॉपुलेशन के अंदर या उनके इंडिविजुअल का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों चेंज हो जाता है और एक नई स्पीशीज़ बन जाती है। तो जो नई स्पीशीज़ बनती है वह पेरेंटल पॉपुलेशन के साथ इंटरब्रीड करने में सक्षम नहीं होती। डिफरेंस बिटवीन डार्विनिज्म एंड न्यू डार्विनिज्म। डार्विन का जो कंसेप्ट है वह डार्विन और वॉलेस द्वारा दिया गया था स्पेशिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। डार्विनिज्म न्यू डार्विनिज्म जो है वह डार्विनिज्म का मॉडिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक रिसर्च। डार्विनिज्म जो है कॉजेज़ ऑफ वेरिएशन को एक्सप्लेन करता है और नियो डार्विनिज्म जो है वह वेरिएशन के कॉजेज़ को एक्सप्लेन नहीं करता है। डार्विनिज्म जो है सारे फेवरेबल वेरिएशन को कंसिडर करता है और उनको यह इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल मानता है। न्यू डार्विनिज्म केवल जेनेटिक वेरिएशंस या म्यूटेशन को ही इनहेरिटेबल मानता है और उसी को वह रॉ मटेरियल्स कंसिडर करता है। यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज़ एन इंडिविजुअल इन दिस थियोरी। जो इवोल्यूशन का जो यूनिट है वह एक सिंगल इंडिविजुअल था और न्यू डार्विनिज्म में पॉपुलेशन एज अ होल जो है वह यूनिट ऑफ इवोल्यूशन है। नेचुरल सिलेक्शन जो है वह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और अनफिट को वीड आउट करने पर डिपेंड करता है डार्विनिज्म में, और न्यू डार्विनिज्म में जो है नेचुरल सिलेक्शन जो है उसको डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन माना गया है जो कि जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस लाता है। डार्विनिज्म जो है वह रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को जो है एक फैक्टर कंसिडर नहीं करता है स्पेशिएशन में, और नियो डार्विनिज्म जो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानता है स्पेशिएशन में। थ्योरी जो प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को 4 फैक्टर्स पर जो है समझाती है, वो 4 फैक्टर्स थे जेनेटिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, स्पेशिएशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। थैंक यू।